प्रधानमंत्री जी अगर वाकई में बहुत ऑनेस्ट हैं तो 8400 करोड़ रुपया वो जनता के बीच बांट दें, क्योंकि वो जनता के लूट का पैसा है। दवाई कंपनियों ने जनता को लूटा है, 1 रुपया की दवाई 10 रुपए में बेची। ईवीएम तो बाद की बात है, इलेक्शन के दिन की बात है। उससे पहले अगर अपोजिशन के लीडर ही जेल चले जाएंगे, उनके इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं, उनके खाता ही फ्रीज कर पा रहे हैं, तो कंपेन कैसे करेंगे? कहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है इस देश के अंदर? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है इस समय। इलेक्शन कमीशन ठीक वैसे ही भूमिका निभा रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निभाया। इस इलेक्शन में जो एक सूचना आ रही है कि नियर अबाउट, मतलब कि चुनाव किसी भी कीमत पे जीतने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया बाजार में फेंका जाएगा। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों से भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया है इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही गया है। देखिए बौखलाहट कहाँ है? बौखलाहट ये है कि इलेक्शन से पहले इनको ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनके खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित, किसके खाते में कितना माल? कांग्रेस को नोटिस दर नोटिस, बैंक खाते सील और 35 करोड़ का जुर्माना। चुनाव आयोग चुप। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या है खेल? कब ऑर्डर आया, कब और बॉन्ड छपे, कितने के छपे, क्या क्या सब चल रहा है? क्या उसी तरीके से हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ? पाकिस्तान में इमरान खान जेल में, उनके भी खाते सील कर दिए गए। चुनाव आयोग के ऊपर जो टिप्पणी एक डिप्टी कमिश्नर ने की थी वो आपको याद ही होगा। इस एपिसोड में चर्चा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने जो खेल सब चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब मौजूद हैं इस एपिसोड में। उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है, क्या यह फेयर प्ले है या मैच फिक्स करके खेलना चाहती है? स्वागत है सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं क्या क्या चल रहा है, कितने के छपे थे? देखिए, जब आपने बात इमरान खान की इलेक्टोरल बॉन्ड की और इनकम टैक्स के जो नोटिसेस गए हैं विपक्षी दलों को की, तो ब्रीफली 3 बात बता दूं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और वहाँ की पूरी मशीनरी, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और क्या आर्मी और क्या टोटल एस्टैब्लिशमेंट जो जांच एजेंसियों ने सारे विपक्षी दलों को रगड़ने की पूरी कोशिश करी। हर फ्रंट पे हर इंस्टीट्यूशन जो है विपक्षी दल खास करके इमरान खान को टारगेट कर रहा था। अब यहाँ देखिए कि जो हमारे जो संस्थाएं हैं, खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, वो पूरी तरह से मतलब कि एक्टिव है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कि विपक्षियों को एक बराबर का चुनाव मैदान न मिले और उनको पहले ही स्टम्प्ड कर दिया जाए। स्टम्प एक होता है ना क्रिकेट में, धोखे से करना, वो करने की पूरी साजिश हो रही है। और 3 प्रमुख विपक्षी दलों को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, सिर्फ कांग्रेस को नहीं मिला है। कांग्रेस को 3500 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। 3500 करोड़ का, 35 करोड़ नहीं जो आप बोल रहे थे, 3500 सॉरी 3500 करोड़, 3500 करोड़। टीएमसी को नोटिस मिला है, तृणमूल कांग्रेस को, और तो और इनको जो सबसे लेस करप्ट है इस देश में, वामपंथी, उनको भी नोटिस दे दिया है इन्होंने इनकम टैक्स का। क्या क्या आप ओल्ड पैन कार्ड यूज कर रहे थे? क्योंकि वामपंथियों से भी बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि बेशक संख्या में कम है, इनके विचार खतरनाक होते हैं, तो उनको भी रगड़ो। तो लेफ्ट पार्टियों को भी नोटिस जा चुका है। देखिए बौखलाहट कहाँ है? बौखलाहट ये है कि इलेक्शन से पहले इनको ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनके खिलाफ इलेक्टोरल बॉन्ड में फैसला देगा, और एकदम ये जजमेंट से पहले उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो संविधान में जो प्रोविजन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मतलब प्रोविजन किया गया एक बिल के माध्यम से, उसको सुप्रीम कोर्ट जायज ठहराएगा। और उसमें इस अति विश्वास में इन्होंने क्या किया कि 10,000 करोड़ का
10,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रिंटिंग के ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दे दिए थे एसबीआई को, और उसमें से बहुत सारे जो बॉन्ड्स थे वो छप के आ गए थे। मतलब कि नियर अबाउट कह रहे थे कि 8350 बॉन्ड प्रिंट होके आ गए थे, और जिसको बस अब वो इलेक्शन से पहले खोलना था स्टेट बैंक के जो देश ये के जो संजीव जी एक क्लैरिटी, ये ऑर्डर तो नवंबर में ही पिछले साल शायद रिजर्व कर लिया नहीं गया। नहीं, ये ऑर्डर उन्होंने जनवरी में दिए हैं। ये ऑर्डर नहीं जो नहीं, है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ऑर्डर पहले रिजर्व कर लिया गया था 2023 में ही, अक्टूबर जी या नवंबर में। जी उसके बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड छपवाए, जी जब जी ये पता हाँ था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजर्व कर लिया था जजमेंट को बहस के बाद, और उसके बाद इन्होंने, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई था कि जनवरी महीने में इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड छापने के आदेश दिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। क्लियर कट इनको ये उम्मीद था कि फैसला मेरे पक्ष में आएगा, और क्लियर कट ये तैयारी थी कि 10,000 करोड़ का जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी होगा तो उसमें से नियर अबाउट 8,000 करोड़ बीजेपी खाते में आएगा, क्योंकि जिस ढंग से अब जो खुलासे हुए हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो जिस ढंग से जो देश के जो टॉप डोनर्स हैं, जो अलग अलग मुकदमों में फंसे हुए हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा 60% 70% हिस्सा जो है वो बीजेपी को दिया है। और बीजेपी को अभी तक जो अब धीरे धीरे जो रिपोर्ट्स आ रही है कि बीजेपी के हिस्से में टोटल 8,000 करोड़ से ऊपर पैसे गए हैं। कांग्रेस के पास जो अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, कांग्रेस के पास 1900 करोड़ रुपए गए हैं, और बीजेपी के पास, कांग्रेस अब तीसरे नंबर पे आ गई, 1950 करोड़ कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास 8451 करोड़ रुपए गए हैं, मतलब 8,451 करोड़। कांग्रेस के पास गए 1,950 करोड़, टीएमसी तीसरे नंबर पे आ गई जिसके पास 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, और उसके बाद बीआरएस चंद्रशेखर राव जिनकी विदाई हो गई तेलंगाना में, जो बीजेपी से बड़ा फिक्स गेम खेल रहे थे, उनको भी 1,407 करोड़ रुपए आए। तो ये आप मान के चलिए कि क्या हालात बन गए थे इस देश के अंदर, कि किस ढंग से कंपनियां जो बेतहाशा सरकार से बेनिफिट्स ले रही थी, दवाई कंपनियों ने जिस ढंग से डोनेशन दिया, और दवाई की कीमतों में जिस ढंग से आपने 4 साल में इजाफा देखा, 4 साल 5 साल में 1 रुपए की जो दवा मिलती थी वो 10 रुपए की हो गई। अब फिर जुलाई महीने से अगले 1 महीने या 2 महीने में दवाई कीमतों में 12% इजाफा होना है। मीन्स कि जो सारे डोनेशन जो जा रहे थे वो जनता के कॉस्ट पे जा रहे थे, जनता की जान पे जा रहे थे। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों से भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया है इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा इंजीनियरिंग है सबसे ज्यादा उसने बीजेपी को पैसा दिया है, और उसके बाद उसको टेंडर्स भी मिले हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो अब 10,000 करोड़ रुपए का जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड छपा था, किसके हिस्से में जाता, और क्या गारंटी दी जाती जिसके हिस्से में जाता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम सत्ता में आने के बाद आपको ये चीजें देंगे। तो 10,000 मतलब कि अगला, मतलब पैसा इकट्ठा करने का इतना बड़ा 2 नंबर के पैसा इकट्ठा करने का जरिया बन चुका था। और आप फ्रस्ट्रेशन देखिए सत्ता पक्ष का, कि अब चूंकि ये एक्सपोज हो गए जनता के सामने, कि चोर डाकू जो कंपनी थी, लुटेरी कंपनियां जो जनता को लूट रही थी, पैसा ले रहे थे, उन्हीं कंपनियों से 10,000 करोड़ रुपए और लेने की तैयारी थी, वही कंपनियां देती और तमाम नए प्रोजेक्ट मिलते उनको। तो ये जो 10,000 करोड़ का था, तो अब इन्होंने क्या किया कुछ फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि अब 10,000 करोड़ तो आएगा नहीं, और इस इलेक्शन में जो एक सूचना आ रही है कि नियर अबाउट, मतलब कि चुनाव किसी भी कीमत पे जीतने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया बाजार में फेंका जाएगा, और जिसमें से मान के चलिए कि 25,000 30,000 करोड़ रुपया से लोगों को ब्राइब करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप आदत देख ही रहे हैं, टोटली वो फेल है हर फ्रंट पे, और इवन की जो एक बेसिक जिम्मेवारी है वो नहीं निभा रहा है। जिस ढंग से विपक्षी दलों के नेता अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिस ढंग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है, विपक्षी दलों के अकाउंट्स को खंगाल रहा है, उनके अकाउंट्स को सील कर रहा है ताकि वो कैंपेन ही नहीं कर पाए, रैली ही नहीं कर पाए। रैली में खर्च होता है, तंबू कहां से लगेगा, कुर्सियां कहां से आएगी, जो लीडर्स जाएंगे उनका खर्चा कहां से आएगा, ये सारी चीजों को करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है। आज 3 पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पे आपत्ति जताई है कि जो ये हो रहा है
ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसमें जो सबसे बड़े जो खुल के एक बंदे ने जो बात करी है वो एशवाई कुरैशी साहब है। 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाम नहीं बताने के शर्त पे इंडियन एक्सप्रेस से बात करी है और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है और टाइम एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें अब कूदे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारों से जानकारी ले कि हो कैसे रहा है। ईडी सीबीआई से भी बुला के पूछे कि आप इलेक्शन के टाइम में क्यों उनको अरेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद भी वो अरेस्ट हो सकते हैं और पुराने मुकदमों में आप अरेस्ट कर रहे हैं, या तो पहले आप अरेस्ट कर लिए होते, पहले अरेस्ट कर लिए होते तो लीगल रेमेडी वो पहले नेता अपनाते, पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाते, पहले हाई कोर्ट जाते। अब तो जिस ढंग से नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो इलेक्शन भर तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, ना केजरीवाल निकल पाएंगे, ना हेमंत सोरेन निकल पाएंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रवैये पे एशवाई कुरैशी साहब और 2 पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने चिंता जताई है कि उनको अब आना पड़ेगा आगे। ये उनका रोल है कि जो कि वो पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही है राजनीतिक गलियारों में, तो आपको ये पूछना ही पड़ेगा कि अब चूंकि आप इनकम टैक्स की नोटिस जा रहे हैं तो चुनावी एक्सपेंडिचर कैसे वो खर्च कर पाएंगे, चुनावी खर्च कैसे कर पाएंगे। उनका जब अकाउंट ही सील हो रहा है तो कहता है इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है कि पूछे कि आप इस समय क्यों सील कर रहे हैं, संजीव जी इस समय क्यों नोटिस दे रहे हैं। नहीं संजीव जी, जब चुनाव की घोषणा हो जाती तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेरी समझ है कि इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं। तो क्या इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी के पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है? वो इनसे भी अलग स्वायत्त है। एकदम 100% पावर है। इलेक्शन कमीशन पूछ सकती है उनको। 2019 से पहले भी ऐसी शिकायतें आई थी, इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा था। और अभी तो एकदम चूंकि इलेक्शन कमीशन पे कल विपक्षी दलों के नेताओं ने जो रामलीला ग्राउंड में जो रैली थी वहां पर इलेक्शन कमीशन पे तमाम क्वेश्चंस उठाए हैं। बोला गया है कि आप निष्पक्ष होके इलेक्शन को करवाइए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है इस समय। इलेक्शन कमीशन ठीक वैसे ही भूमिका निभा रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निभाया। इमरान खान का चुनाव से पहले उनका सिंबल छीन लिया गया इमरान खान का। इमरान खान के टॉप लीडर्स, खुद इमरान खान और उनके टॉप लीडर्स जेल चले गए। शाह महमूद कुरैशी उनके जो टॉप लीडर थे पीटीआई के, वो जेल गए। यही नहीं, उनके इलेक्शन में जो लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, जो इमरान खान समर्थित कैंडिडेट थे, उनको अरेस्ट किया जा रहा था इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान। उनकी रैलियां नहीं होने दे रही थी सरकारी एजेंसियां। रैलियों से पहले उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। भारत में तो सेम हो रहा है। अंतर बस ये है कि अभी विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी गिरफ्तार नहीं हुए, खड़गे साहब गिरफ्तार नहीं हुए, बाकी जो और जो विपक्ष के साथ जो दल है उनके नेता तो गिरफ्तार हो ही गए। हेमंत सोरेन गिरफ्तार है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, और सब इलेक्शन से ठीक पहले गिरफ्तार हुए हैं। एक तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद गिरफ्तार हुए, एक पहले हो गए थे 15 महीना पहले। तो जो हालात बन गए हैं वो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान से अलग हालात है इस समय इलेक्शन के अंदर। और डिफरेंट रूप से जो इंडिया जो है इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी के कैटेगरी में नहीं है। इंडिया जो है इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी के सिचुएशन में आ चुका है। दुनिया भर के जो सर्वे जो एजेंसियां जो है जो इस तरह के मामलों पर रिसर्च करती हैं, उन्होंने ही कहा है, VTAM ने कहा है कि इंडिया इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अब सोचने वाली बात हो गई है कि क्या इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। जब इस पे सवाल उठने लगे तो सब सवाल जब अगर ये उठे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है, विपक्षी नेता अब ये बोलने लगे इस देश में। आज से पहले ऐसे नहीं बोला जाता था, 2014 से पहले ये नहीं कहा जाता था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में नहीं होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन विपक्षी दल भी नहीं बोलते थे। आज हालात ये हो गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना पड़ रहा है। मतलब कि क्या ये हालात भी आ जाएंगे कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हारे हुए कैंडिडेटों को जीता हुआ सर्टिफिकेट दे देगा? पाकिस्तान में लियाकत अली चट्टा ने, रावलपिंडी के जो एक रिटर्निंग अफसर थे, उन्होंने तो खुलासा ही कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कई हारे हुए कैंडिडेटों को जबरदस्ती जीता हुआ सर्टिफिकेट दिलवाया। जो पीटीआई के कैंडिडेट जहां जीते थे, पीटीआई के जो समर्थित कैंडिडेट थे, उनको हराया गया। वो मतपत्रों पर जीत चुके थे, उनको हराया गया। और विपक्षी जो हार रहे थे, जो मतलब कि नवाज शरीफ की पार्टी के या जरदारी की पार्टी के, उनको जबरदस्ती सर्टिफिकेट जीत का दे दिया गया। तो जो हालात बने हुए हैं उस हालात में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ गया इस देश के अंदर कि क्या हो पाएगा। मसला अब ईवीएम का थोड़ी रह गया है कि अकेला ईवीएम का मसला है। मसला है कि विपक्षी नेता कैंपेन ही नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही खेल खत्म है। ईवीएम तो बाद की बात है, इलेक्शन के दिन की बात है। उससे पहले अगर अपोजिशन के लीडर ही जेल चले जाएंगे, उनके इनकम टैक्स के नोटिस जा रहे हैं,
उनके खाता ही फ्रीज कर पा रहे हैं, तो कैंपेन कैसे करेंगे? कहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन है इस देश के अंदर? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब आज 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक्स रह चुके हैं भारत के, उन्होंने सवाल उठा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज की खबर है कि ये इलेक्शन कमीशन को अब सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बुला के पूछे कि इतनी कौन सी अर्जेंसी आ गई कि आप इलेक्शन के कैंपेन के दौरान विपक्षी दल के नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, वो जुलाई के बाद अरेस्ट कर लीजिए, जून के बाद अरेस्ट कर लीजिए, 2 साल से उन पर मुकदमा चल रहा था, अभी तक तो आप अरेस्ट कर नहीं रहे थे। और तो और आप एक और मैसेज दे रहे हैं इलेक्शन के टाइम में। आपने प्रफुल्ल पटेल को कल क्लीन चिट दे दी, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। मीन्स का आपने ये भी मैसेज दे दिया विपक्षी दलों को कि अभी भी मौका है, जो लोग करप्ट हैं, अगर भाजपा वासी मशीन में आते हैं तो हम क्लोजर रिपोर्ट इलेक्शन के दौरान ही दाखिल दफ्तर कर देंगे सारे आपके मुकदमे। प्रफुल्ल पटेल के क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके प्री इलेक्शन एक मैसेज दिया गया है अपोजिशन के नेताओं को कि जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, अभी भी मौका है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाइए। पोस्ट इलेक्शन भी अगर 2, 4, 10, 20, 50 एमपी की जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाइएगा। हम आपको प्रफुल्ल पटेल की तरह ही आपको ट्रीट करेंगे। ये मैसेज लालू यादव के लिए भी है, ये मैसेज तेजस्वी यादव के लिए भी है, ये मैसेज मीसा भारती के लिए भी है, ये मैसेज राम गोपाल यादव जैसे लोगों के है, ये मैसेज बहन जी के लिए। चलिए, बहन जी तो सरेंडर कर ही गई है, उनका तो कोई मसला है ही नहीं। ये मैसेज शरद पवार साहब के लिए है, ये मैसेज स्टालिन साहब के लिए है, ये मैसेज इवन की लेफ्ट के जो पिडियारी विजय है उनके लिए भी है, क्योंकि उनके बेटी पे भी ईडी और सीबीआई पूछताछ कर रही है उनको बुला के। तो मतलब कि इस देश के तमाम विपक्षी दलों को, नेताओं को कह दिया गया है कि हम सिर्फ शामिल ही नहीं करते, हम केस को ठप ही नहीं करते, अब हम क्लोज भी करेंगे केस को। और प्रफुल्ल पटेल का मामला जो था, एयर इंडिया और उस समय एयरलाइंस के जो खरीद फरोख्त या लीज का जो भी मसला था, उसमें जो उनपे मुकदमा दर्ज हुआ था, और वो मुकदमा कहते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, उसमें भी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद हम क्लोजर रिपोर्ट दे सकते हैं, हम कितने हिम्मती हमारी गवर्नमेंट है। तो अब मतलब मान के चलिए कि ये तो हालात बहुत नाजुक है इस समय कि देश में क्या होगा इलेक्शन का लेकर। संवैधानिक संस्थाएं कब्जे में, विपक्षी दल जो है जेल या केस, तो क्या लोकशाही बचा हुआ है? अगला नंबर देखिए, 2-3 बातें हैं सर। या तो विपक्षी दलों में देखिए, हम पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो वहाँ के लीडर भी लगभग वैसे ही हैं, करप्ट जैसे भारत में है। टॉप लीडर्स सारे करप्ट हैं। इमरान खान को थोड़ा सा अच्छा माना गया था, वो मिडिल क्लास को सामने लेके आए, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन से, क्रिकेट से आए थे, एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, तो लोगों को उनका विश्वास था। हालांकि इमरान खान का भी 2-3 साल 2.5 साल का जो एक कार्यकाल था वो बहुत अच्छा नहीं माना गया, उसमें भी हुआ। लेकिन इमरान खान ने हिम्मत दिखाई। इमरान खान जेल से भी रख के गवर्नमेंट के सामने, सेना के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए। तो मैं समझता हूं कि अब चूंकि हेमंत सोरेन हो, चाहे ये अरविंद केजरीवाल साहब हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, इनको इमरान खान की तरह ही हिम्मत दिखानी होगी कि सारी संस्थाएं अगर आपके खिलाफ भी हो तो भी इलेक्शन को कैसे फाइट किया जाता है। देखिए, इमरान खान के वर्कर्स और इमरान खान की जो पार्टी के जो निचला कैडर था वो सड़कों पे था। आर्मी, यहाँ तो पुलिस है ना, सिर्फ आर्मी तो कोई रोल प्ले नहीं करती। आर्मी तो यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आर्मी हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा नेहरू जी ने एक कर दिया था। और भारत के जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब आपके जो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने सेना को पॉलिटिक्स से अलग रखा टोटली। जो संविधान निर्माताओं ने बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन हमारे यहाँ सेना तो आती नहीं है, सेना आ भी नहीं सकती। सेना हमारे यहाँ पूरी तरह से सेकुलर फोर्स है जिसको सिर्फ बॉर्डर का काम है, ना वो इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करती है, ना एक्सटर्नल विदेश मामलों में दखलंदाजी करती है। जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके ऑर्डर को मानती है, जो पावर होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस और तमाम एजेंसियों को एक्टिव किया जा रहा है इनके खिलाफ, अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ। जो भी जांच एजेंसी, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये यहाँ भी इस तरह की भूमिका में है विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए। ऐसे में हमारे जो वर्कर्स हैं जो इनकी पार्टियों के, इनको देखना होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बूथ पे वो कैसे पहुंचे, बूथ के पे जो धांधली जो करेंगे सत्ताधारी दल के लोग, जहाँ पे जिनकी इनकी सरकारें हैं, उसको कैसे वो मुकाबला देंगे, कैसे स्ट्रॉन्ग रूम तक
इनकी चौकीदारी रहेगी, क्योंकि पिछले समय में बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं कि ईवीएम को बदला गया है, स्ट्रांग रूम्स तोड़े गए हैं, ये एलिगेशंस लग ही रहे हैं। तो ये खास करके बीजेपी रूल्ड स्टेट में ये कैसे फाइट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि अपोजिशन का जो लीडरशिप के नीचे जो कैडर है, जो इनके वर्कर्स हैं, वो कितना डेडिकेटेड होके वैसे ही लड़ेंगे जैसे इमरान खान के जेल में रहने के बावजूद जो उनके वर्कर्स थे, उनके लीडर्स थे, वो लगातार वहां पे अपने नेता के लिए फाइट कर रहे थे। हमारे यहाँ मेन अपोजिशन के लीडर्स, अभी जो टॉप लीडर्स हैं, सारे चुनाव में है, और हमें लगता है कि वो अभी जेल नहीं जा पाएंगे। उनको छेड़ने की हिम्मत अब सरकार को नहीं है, जिस ढंग से इनकी फजीयत हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम जब्त जो पैसा है जनता के बीच बांट देंगे, जो करप्ट लोगों से हुआ है। अरे भाई, एक 84,000 करोड़ जो 8,000 करोड़ लिया है, पहले वो तो बांट दीजिए आप, जो चोरों से लिया है। ये उसी तरीके से है जैसे 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। हाँ, ये उसी तरह से है कि स्विस बैंक में जितना हमारे चोर डाकुओं के पैसे वापस ले आएंगे, वो पता चला कि स्विस बैंक वाले कई डाकू तो भाग गए, भारत भी छोड़ गए। वो अकाउंट से वहां से पैसा क्या आना था, जो यहाँ बैठे थे उनको भी इन्होंने जाने दिया। मेहुल चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया, और वो विजय माल्या हो गया, देश को लूट के भाग गए, और उसके बाद एक पैसा नहीं आया। और छोड़िए, आप ये तो क्लियर हो गया ना कि कई ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने घूस के रूप में इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया। मतलब कि क्लियर हो गया कौन लॉटरी वाला है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई दवाई कंपनी है, वो जिससे वैक्सीन हम लोगों ने लगवाया वो भी है, और पता नहीं कौन सा वैक्सीन लगवा के दिया। तो हमें खुद ही डर लग रहा है, क्यों वैक्सीन वाले सब यंग लड़कों को डेथ हो रही है जो लगवाया है, तो डर लगता है हम वैक्सीन लगवा के। हम एक ही लगवाए थे, तो 3 वाला बहुत डर रहा है लोग। हाँ, तो अब ये स्थिति आ गई है कि ये स्थिति में ये जो चंदा, जो 8400 करोड़ रुपया जो भाजपा के खाते में आया, प्रधानमंत्री जी अगर वाकई में बहुत ऑनेस्ट हैं, तो 8400 करोड़ रुपया वो जनता के बीच बांट दें, क्योंकि वो जनता के लूट का पैसा है। दवाई कंपनियों ने जनता को लूटा है, 1 रुपया की दवाई 10 रुपए में बेच रहे हैं। जनता को लौटा दे। हम चाहते हैं कि जो जन धन योजना थी, जिसके अकाउंट्स खुले थे, जनधन योजना के अकाउंट्स खुले थे, वो उसमें भी अगर वो बांट देंगे, क्योंकि सब गरीब लोग था, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट था, तो उसमें भी हजार उसी से 8400 करोड़ से डाल दें। फिर जो पीएम केयर में जो आया है उसका कुछ हिसाब नहीं है, वही बांट दें चुनाव से पहले। कहेंगे देखिए हमने अपना वादा पूरा कर दिया, पहला 15 लाख तो नहीं ला पाए, लेकिन हम ये दे रहे हैं जो हमारे पास आया है। तो उन्होंने ये तो क्या देना था, जो 400 रुपए वाला सिलेंडर था उसको 1200 कर दिया, जो 70 रुपए वाला पेट्रोल था वो 100 रुपए से नीचे नहीं आ रहा है। 95 बड़ी मुश्किल से इलेक्शन के टाइम में किया है। बाकी जो मसाला जो आप जीरा 200-250 रुपए किलो खरीद रहे थे, वो 1000 रुपए किलो हो गया। मसालों में 17% महंगाई है, और देश के 80% यूथ जो एम्प्लॉयमेंट मांग रहा है, एम्प्लॉयमेंट जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, 80%, 100 में से 80 यूथ अनएम्प्लॉयड है। ये आईएलओ का सर्वे है, अभी सर्वे हुआ है आईएलओ का, कि भारत में मतलब कि 20 से 30 साल के उम्र वाले, 35 साल की उम्र वाले 80% यंग जनरेशन बेरोजगार है। संजीव जी, तो वो सर्वे मुझे भेज दीजिएगा, उस पर अलग से एक बनाया जाएगा, है ना। मिला जुला के जो पाकिस्तान के चुनाव में हुआ, उसी तरह का कुछ भारत के चुनाव में भी हो रहा है। कहने के लिए दुनिया में भारत सबसे बड़ी लोकशाही, प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और क्या हो रहा है इस चुनाव के दरमियान, विपक्षी दलों को जेल भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स की नोटिस दी जा रही है, खाते सील किए जा रहे हैं, और 3500 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया जा रहा है। जब खाते सील हो जाएंगे तो आखिर कैसे कोई विपक्षी दल चुनाव लड़ेगा? क्या ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है? सोचिए, समझिए और उस हिसाब से वोट करिए। शुक्रिया संजीव जी, थैंक यू। नमस्कार सर।